अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें हमने लेक्चर नंबर 2.5 डिस्कस किया था, जिसमें दो प्रूफ्स थे। एक प्रूफ था जिसमें हमने किया था कि a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, और उसके बाद अगला जो प्रूफ हमने किया था वो ये किया था कि a क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यही प्रूफ थे भाई साहब, तवज्जो रखिएगा मुझ पे। अब आज जो हमारा प्रूफ है ये, अच्छा ये सारी प्रॉपर्टीज़ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब मैंने लिखवाई थी ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था मैंने। आपको याद होगा a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी को कौन सी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब बेटा बातें बन करके तवज्जो के साथ सामने देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही दिया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि सर जी आप ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। पेपर में जो सवाल आता है वो ये आता है दो तरह से। या तो डायरेक्ट सवाल आता है कि प्रूफ कीजिए, और इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत आता है। डायरेक्ट ये सवाल आता है कि प्रूफ a डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। या फिर अच्छा ये सवाल इंपॉर्टेंट भी इस वजह से बन गया कि एक टॉपिक होता था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पे वो टॉपिक क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है इस साल। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस साल पेपर में शामिल नहीं है। हाँ तुम लोगों ने तो याद भी कर लिया और टेस्ट भी दे दिया, ठीक है ना। हमारे 5 नंबर, चलो इट्स ओके, ये भी याद कर लेना, ठीक है। उसको ऐसे करिए ना, भुला दो, बस भूल गए ऐसे करके भूल जाओ, ठीक है। लेकिन कोशिश करो भूल जाओ, बट ये है कि अभी हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है a डॉट बी। अब मतलब वो क्योंकि वो ख़त्म हो गया तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, वरना ये सेकेंडरी टॉपिक होता था, सेकेंड नंबर पर इंपॉर्टेंट आता था, बट अब ये फर्स्ट पे चला गया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला। सवाल दो तरह से आएगा, या तो इस तरह आएगा कि प्रूफ कीजिए a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, या फिर ये सवाल आएगा कि प्रूफ कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, या इस तरह आ जाएगा एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, या एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से मतलब इन शॉर्ट ये a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी का अगर पॉइंट आ गया, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डॉट प्रोडक्ट आ गया, दोनों सूरतों में आपने मेरा बच्चा यही काम करना है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस तरह इसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमारी मंजिल हमें मैं पहले बता दूँ, हमें ये प्रूफ करना है। अगर बिलफर्ज आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, एक हमारा x एक्सिस हो गया, एक हमारा y एक्सिस हो गया। सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि 3 वेक्टर्स कंसीडर करोगे, यानी यहाँ पे देखो ना कितने वेक्टर हैं, 3 हैं। कल हमें प्रूव करना थे a डॉट बी इक्वल टू b डॉट ए, तो भाई साहब 2 वेक्टर थे, तो ये 2 ही वेक्टर कंसीडर किए थे। अब यहाँ पे a b और c भी इन्वॉल्व है, तो कितने वेक्टर्स हैं, 3। तो कितने वेक्टर कंसीडर करेंगे, 3। सबसे पहले 3 वेक्टर कंसीडर करोगे इस तरह से कि ये देखो, एक वेक्टर a, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c, लाइक दिस। ये देखें, एक वेक्टर a, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c। इस तरह से कि वेक्टर a कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस। तो फर्स्ट जुमला मेरा इंग्लिश में सुनो, इफ़ यू वांट टू प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट, then first of all you have to consider 3 vectors. A, b and c in such a way that vector a is along x axis. सबसे पहले हम 3 वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे a, b और c, इस तरह से कि जो वेक्टर a है वो कौन से एक्सिस पे हो, x एक्सिस। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वेक्टर b को और वेक्टर c को हेड टू टेल मेथड के तहत ऐड कर देंगे।
वेक्टर बी को और वेक्टर सी को हेड टू टेल मेथड के तहत क्या कर देंगे, ऐड। और हम सपोज कर लेंगे भाई इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, आर, यानी आर बराबर है बी प्लस सी के, आर बराबर है बी प्लस सी के। तो अगर बिलफर्ज आपसे कोई कहता है कि जनाब अली आप ये बताइए कि अभी तक के स्टेप्स में क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स बी एंड सी बाय हेड टू टेल मेथड, एंड वी हैव टू सपोज आर इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, मीन्स आर इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हो गए 2 स्टेप्स। और अब मैं करने जा रहा हूँ तीसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है वो क्या है कि मुझे तीनों वेक्टर्स का प्रोजेक्शन बनाना होगा एक्स एक्सिस पे, यानी वेक्टर ए के ऊपर। 3 वेक्टर कौन कौन से हैं, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर आर। तीनों का प्रोजेक्शन बनाएंगे। व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट होना, वाह, है ना। हमारे एक, मैंने बताया भी था तुम लोग, हमारे एक इंग्लिश के सर थे, उनसे किसी भी चीज़ का मतलब पूछो कि सर ये बताएं डिसएडवांटेज का मतलब। बेटा डिसएडवांटेज मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डिसएडवांटेज होना, इस तरह से हम कहते थे यार अजीब है, वही मतलब बता देते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होना भाई, प्रोजेक्ट होना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या? शो करना, तरतीब से रखना, वाओ दैट्स ग्रेट। प्रिपरेशन करना। तुम लोग ना, मेरी वीडियो बन रही है वरना मेरे मुंह से ना कुछ उल्टा सीधा निकलता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, तो भी लाई पढ़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम लोग ने ना ओ लेवल, यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ओ लेवल में मुँह छुपा रहे हैं, नहीं मैं नहीं हूँ, लेकिन ओ लेवल से पढ़ के आए हैं। ओ लेवल के बच्चों से अभी इंग्लिश में बात करोगे ना, ऐसे ये वहाँ कर रहे होंगे, मुँह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल रहे होंगे पूरी। ले किसके यहाँ पे कितने सारे बैठे हैं मैं जानता हूँ ना। हाँ तो तुम नहीं हो ना, लेकिन अभी अगर मैं इंग्लिश, कुछ कितने बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए यहाँ पे? एक भी हाथ खड़ा कर लो, मान जाऊँगा। एक भी बच्ची नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, सारे के सारे। अभी नाम पूछूंगा ना, ऐसे इंग्लिश नाम बताओगे, ये वाला हाउस, ये वाला पारसी, ये वाला ठारसी, ये होंगे सारे बनारसी स्कूल होंगे, ऐसे ही है। और इंग्लिश का क्या हाल है कि प्रोजेक्शन का मतलब नहीं पता। जाके क्या बोलूँ मैं, स्कूल वालों की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि मैं भी अपना स्कूल चला रहा हूँ ना, डिफेंड करता हूँ मैं मामला को। तो तवज्जो, स्कूल वालों ने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा, तुम लोग की गलती होगी, सही नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, साया, शैडो। हाँ तुम्हारे दिमाग में आया है ना, साये को कहते हैं प्रोजेक्ट करना, किसी चीज़ का अक्स बनाना। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर आर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, किस पे, वेक्टर ए पे। अब प्रोजेक्शन का एक उसूल याद रखना, प्रोजेक्शन हमेशा सर से लेकर पैर तक का बनेगा, हेड से लेकर टेल तक का बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, तवज्जो के साथ ज़रा सुनते रहिएगा, सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वेक्टर हमारा आ गया ए, सोच समझ के जवाब देना। वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन बनेगा, सपोज कर लो ऊपर से रोशनी अगर इमेजिन कर लो आ रही है, तो वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बनेगा। इमेजिन कर लो कि वेक्टर बी का जो शेडो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, जो कि कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का। इसको मैं कहूँगा बी ए, बी का प्रोजेक्शन ए पर। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बिलफर्ज हम सब बैठे हुए, हम लोग सब इमेजिन कर लो वेक्टर्स हैं, तो हम सब का जो प्रोजेक्शन इस वक्त आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ज़मीन पे आ रहा है। और ज़मीन कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इमेजिन कर लो ये वेक्टर ए है और हम लोग मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं, तो हम सब का प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, वेक्टर ए पे आ रहा है। तो यही हुआ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। लेकिन हम क्या है, इमेजिन कर लो हम इस तरह से, अब ये मार्कर यूँ रखा हुआ है, ये मार्कर यूँ रखा हुआ है, तो इस मार्कर और इस मार्कर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, और इस मार्कर का प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, क्योंकि रोशनी इमेजिन कर लो ऊपर से आ रही है। अगर रोशनी ऊपर से आ रही है तो ये देखो, इसका प्रोजेक्शन ज़मीन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन रहा होगा। अगर इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा होगा। इसको और टेढ़ा किया तो प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन रहा होगा। यूँ किया तो प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का बन रहा होगा। यूँ कर दिया तो प्रोजेक्शन सिर्फ एक डॉट बन रहा होगा नीचे में, बाकी प्रोजेक्शन बन ही नहीं रहा होगा। ऐसे ही है ना। तो प्रोजेक्शन इन शॉर्ट ये सर से लेकर पैर तक का बन रहा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऊपर से इमेजिन कर लो रोशनी आ रही है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये बी हो गया। अब किसकी बारी आएगी, सी। बता सकते हैं सी का प्रोजेक्शन क्या बनेगा।
ये इसका टेल और ये इसका हेड, सामने देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर सी का जो प्रोजेक्शन बनेगा, बोलो समझ में आ गया? अभी कितने प्रोजेक्शन बना दिए हैं? 2। एक वेक्टर बी का ए पे बनाया और फिर वेक्टर सी का ए पे। बनाने का तरीकेकार क्या, मैं टेल पे एक पैर रखता हूँ, हेड पे रखता हूँ, नीचे गिरा देता हूँ सीधा। सही है। अब किसकी बारी आएगी? आर की। वेक्टर बी समझ में आ गया, वेक्टर सी समझ में आ गया। अब किसकी बारी है? वेक्टर आर। ये देखो, क्लियर हो रहा है? तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर आर का जो प्रोजेक्शन बन रहा होगा बेटा, वो बताओ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर 3 वेक्टर्स ए, बी एंड सी इन सच अ वे दैट वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड नाउ वी हैव टू ऐड वेक्टर बी एंड सी by head to tail method, and suppose R is the resultant vector of vector B and C, and in the final step we have to draw the projection of vector B, vector C and vector R on vector A. And imagine, yes, suppose BA is the projection of B on A, CA is the projection of C on A, and RA is the projection of R on vector A as shown in figure. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मुझे मेरा बेटा अब डेरिवेशन पहले पता हो, फिगर पूरी की पूरी डायग्राम तो क्लियर हो गई, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में, फिर बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है, किस तरह से। अब मेरा बेटा मुझे सोच समझ के एक जवाब दीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि फ्रॉम फिगर, अगर आप फिगर को देखें तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे नहीं लगता कि आप डायग्राम को देखने के बाद भी इस पर इनकार करेंगे। यार बहुत सिंपल है, दिस इज बी ए, दिस इज सी ए, दिस इज आर ए, सो बी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू आर ए। जंग ख़त्म। मुनासिब है? आगे बढ़ जाऊं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, मैथ्स का ना एक उसूल है, मैथ्स का रूल कहता है जो करना है करो, लेकिन दोनों साइड पे करो। अगर राइट पे कर रहे हो तो लेफ़्ट पे भी करो, अगर लेफ़्ट पे कर रहे हो तो राइट पे भी करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। दोनों साइड को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ? ए से। अच्छा, मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा, ये है मुश्किल प्रूफ, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे भी ए लगेगा, ए आर ए इज इक्वल टू ए बी ए प्लस ए सी ए। आप कहेंगे स्टॉप सर, किया तो आपने सही है, ए आर ए बी ए सी ए कर तो सकते हैं, लेकिन सर हमारे सहन में एक सवाल आ रहा है, क्यों किया? पहला सवाल। दूसरा, करना ही था तो ए से ही क्यों किया? किसी और से भी कर सकते थे आप। तो ये 2-3 क्वेश्चंस का पहले जवाब दें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखो, मल्टीप्लाई करना इस वजह से ज़रूरी है कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी अकेले वेक्टर का नहीं निकल सकता। डॉट हमारा जो प्रूफ है वो किसका है? डॉट प्रोडक्ट का है। हमें डॉट प्रोडक्ट प्रूफ करना है। अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कभी भी अकेले वेक्टर का नहीं निकल सकता। आपको याद होगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ये सारे डॉट और क्रॉस के भाई साहब मंजन उसी वक्त होते हैं जब कितने वेक्टर्स हों? 2। अब ये जो आर ए है ना, ये आर और ए अलग अलग नहीं है। आर ए मतलब कहीं पे लिखा वो x1, तो क्या आप ये पढ़ोगे ये x अलग और एक 1 छोटा सा अलग है? ऐसा नहीं है, x1 पूरा एक फैक्टर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आर ए पूरा एक फैक्टर है, तो आर ए अकेला है। तो अकेला अगर आर ए है तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट का इसमें फॉर्मूला तो मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता। मुझे हर सूरत में इसके साथ दूसरा वेक्टर चाहिए होगा ताकि मैं डॉट की प्रॉपर्टीज़ लगा सकूं, डॉट के फार्मूलाज लगा सकूं, डॉट अप्लाई कर सकूं। तो मुझे दूसरा वेक्टर तो चाहिए था। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ए ही क्यों? तो नहीं बेटा, कोई जंग नहीं है, आप बी से भी कर सकते हो, आप सी से भी कर सकते हो, लेकिन ये कि फिर दोनों साइड पे सेम रखना होगा आपने। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीक़ेकार ए के ज़रिए तो हमने ए से कर दिया। वैसे भी सबसे पहले कौन आता है? ए, तो इस वजह से ए से करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये बी से भी प्रूव हो सकता है, सी से भी प्रूव हो सकता है, बट हम क्यों जाएँ बी और सी पे? हमने कौन सा अपने टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, हमने अपने टॉपिक को क्या बनाना है? सिंपल बनाना है, आसान बनाना है। तो लिहाजा मैंने इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब? ए से।
मेरा बेटा आप ज़रा सामने देखना, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ भी ए आ गया और यहाँ भी क्या आ गया ए, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी तक मैंने जो कुछ करवाया उसका मैं जल्दी से एक फ्लैशबैक दे रहा हूँ। देखो जी, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद मैंने कहा आर इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए होता है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ना फिर मैंने दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरी मंजिल ये है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर मैं इसको करने में कामयाब हो जाता हूँ तो तालियाँ, और अगर नहीं हो पाता हूँ तो मैंने इतना मारना है, किसी में हिम्मत है, मतलब कुछ भी बोल देते हो, शर्म आनी चाहिए। इस चीज़ को कट कर दिया जाए, किसी ने नहीं देखा। अच्छा जी, मैं तो डर गया, इतनी ख़तरनाक लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ मैं कि अगर किसी ने प्रूव नहीं हो पाया तो चल भाई शुरू, मालूम चला हमारे ऊपर मीम्स बन रही हैं। भाई देखो, मैन इज़ द स्टैच्यू ऑफ मिस्टेक्स। पहले बता दूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में, लेकिन हर बंदे में खामियां होती हैं किसी ना किसी एंगल में। कहीं कोई अच्छा होता है तो कहीं वो ख़राब होता है, कहीं वो ख़राब होता है कहीं वो अच्छा होता है। तो बुनियादी तौर पे कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। समझ आई बात? अच्छा हुआ तो तालियां, नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह। ये बता रहा हूँ, ये वीडियो में देखेंगे सोचेंगे अल्लाह अकबर, सर भी कैसी बच्चियों को पढ़ाते हैं। चलो सुनो, अब हमें प्रूफ ये करना है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। गर्ल्स एंड गर्ल्स, एक बात बताओ सोच समझ के, हमें प्रूफ करना है डॉट के लिए, तो कंसीडर में करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप ट्रैक अपना चेंज करेंगे। कंसीडर ट्राइंगल ओ पी क्यू। आप यहाँ पे कंसीडर, ये देखें ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, ये देखो ओ पी क्यू। मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, मैं डॉट बना के दिखा रहा हूँ, देखो ओ पी क्यू। भाई साहब ओ पी क्यू, लिसन 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 लिसन, ओ पी क्यू में मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड जो है क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड, वेरी गुड। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कंसीडर ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैं ओ पी क्यू को कंसीडर करके फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि कॉस थीटा बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर भी आदमी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, है ना, ये वाला मशहूर, मेरे अपने भी हैं। मैंने जो याद किया था उसको इस तरह याद किया था कि ये होता है ना, ये इस तरह याद किया था। तो मैंने याद किया था सानिया प्यारी है, क्यूट भी है, सानिया प्यारी मैंने इसको इस तरह याद किया था, ठीक है। हमारे उसमें उसके ना शेब मलिक की वाइफ है ना, उसका नाम सानिया है, सानिया मिर्ज़ा, तो उससे याद किया था हमने, सानिया प्यारी है। हमारे सर बड़े अच्छे थे, क्यूट भी है, अब खुश हो जाए जो भी सानिया है। तो आखिरी वाला भी था, लेकिन छोड़ो उसको, डम कर दो। लेकिन बच्चों को ना ये सानिया प्यारी है, क्यूट भी है से याद मेजॉरिटी को नहीं करवाती, ये तो मेरा अपना बनाया हुआ है ना। तो लिहाजा जो क्या नाम है, बच्चों को ये वाला याद आता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो बच्चों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। तो कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अच्छा जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में जल्दी से बताओ। सबसे पहले कंसीडर किया ओ पी क्यू, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, बेस बताओ क्या है, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, तो क्या बन जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ पी। ये इसमें कोई सवाल नहीं आ रहा तुम लोगों को, कोई सवाल नहीं आ रहा, आना चाहिए था, एक सवाल आना चाहिए था, एग्जैक्टली ये सवाल आना चाहिए था कि सर कॉस ही क्यों यूज़ किया आपने, साइन भी तो यूज़ कर सकते थे। जवाब खुद दें, आगे जवाब समझ में या मुझे देना पड़ेगा। डॉट का टॉपिक है, डॉट किससे बिलोंग कर रहा है, कॉस से, क्रॉस किससे बिलोंग कर रहा है। अगर ये क्रॉस वाला सवाल होता ना तो फिर हम किससे क्या लगाते, साइन लगाते थे। यहाँ पे तो डॉट है ना, तो डॉट क्या सारा ताल्लुक कॉस से होता है, इस वजह से मैंने कॉस का फॉर्मूला लगाया। बात समझ में आ रही है भाई सब? आगे चलते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। अगले स्टेप में बताओ जल्दी से क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू क्या है, बी ए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए और ओ पी इज इक्वल टू क्या है, अरे ओ पी किसके बराबर है, ओ पी किसके बराबर है, वेक्टर बी के। समझ में आ गया?
तो cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बी। देखो यहाँ तक चला, सबसे पहले मैंने r इज इक्वल टू बी ए प्लस ये बोला, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, यहाँ से एक नई दुनिया स्टार्ट हो गई। यहाँ तक इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देने के बाद यहाँ से एक नई दुनिया स्टार्ट हो गई जो अभी तक चल रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरा बेटा? अगले स्टेप में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करूँगा कि इस स्टेप में प्रॉब्लम है। सबको पता होगा मैंने क्या किया है। बी भाई यहाँ पे डिवाइड करें, वहाँ जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बच जाएगा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए। डन है। अब अगेन वही लॉजिक कि जो करना है करो, लेकिन दोनों साइड पे करना होगा। मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग, ये देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। अब यहाँ पे ख्याल रखना होगा, मैंने पहले कहा था ना मैं ए चाहूँ तो ए के अलावा भी कर सकता हूँ, बट ये ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे ए से किया तो फिर यहाँ पे भी क्या करोगे, ए से। तो मैं अवलन तो सभी ए से करेंगे, लेकिन सपोज करो मैं बी से कर रहा होता तो यहाँ भी किससे करता मैं, बी से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी ए से किया और यहाँ पे भी, तो किससे करेंगे, ए से। अब एक सवाल दोबारा, क्यों कर रहे हैं ए से मल्टीप्लाई? बेटा अकेला है, डॉट प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा अकेले, तो लिहाजा मैंने ए से क्या करना है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? अब ये बन गया ए बी कॉस थीटा। मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के फार्मूला याद करवाया था ये वाला कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, याद है? तो गर्ल्स, मेरा बेटा मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस स्टेप को समझने से इनकार करोगे। बोलो भाई, जब ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, राइट? तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे एक मैंने जनरल एक बात बतानी, मैंने कहा भाई ए डॉट बी ए बी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सिमिलरली, क्योंकि मुझे ज़रूरत सिर्फ ए डॉट बी की नहीं है, ए डॉट सी की भी है। तो अगर ए डॉट बी ए बी है तो इसको कंपेयर करके तुक्का लगाओ, ए डॉट सी क्या होगा, ए सी है। वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। ए डॉट बी अगर ए बी है तो ए डॉट सी क्या होगा, ए सी है। ए डॉट आर, यानी मैंने एक की वैल्यू निकाली और बाकी दो को कंपेयर करके लिख दिया कि यार ए डॉट बी निकाल लिया ना मैंने, देखो ए डॉट बी ए बी आया है, तो ना ए डॉट सी ए सी ए होगा, और ए डॉट आर क्या होगा, ए आर ए। मैं वापस पूरे के पूरे टॉपिक को तेज़ी के साथ 30 सेकंड के अंदर फ्लैश बैक दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाई, ये डायग्राम से मैंने लॉजिक ली और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रोक दी इक्वेशन। फिर उसके बाद मैंने कॉस थीटा लगा के यहाँ तक पहुँचाया मामले को, ए बी कॉस थीटा बना के इसको ए डॉट बी बनाया, और फिर कंपेयर करके मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए डॉट बी ए बी है तो ए डॉट सी ए सी होगा, ए डॉट आर ए आर ए होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक एक बात क्लियर है? अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर मैं करूँ अच्छा मेरी मंजिल क्या है, ए डॉट बी प्लस इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मुझे असल में ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्रूव करना है यूजिंग इक्वेशन। जो पाइथागोरस थ्योरम से मोहब्बत हुई है क्या, मतलब हर चीज़ में पाइथागोरस थ्योरम 3 दफ़ा बोल चुकी है बेचारी बच्ची। यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सी, 1। इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या है? यही है? आप तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा। पुटिंग दी values of ARA, ABA and ACA in above। कर दूं? अब ज़रा जल्दी देखना शुरू करो। ABA किसके बराबर है, यानी जहाँ ABA है वहाँ क्या लिखा जा सकता है, ACA किसके बराबर है, यानी जहाँ AC है वहाँ क्या लिखा जा सकता है,
ARA किसके बराबर है? इसका मतलब जहाँ ARA वहाँ क्या लिखा जा सकता है? तवज्जो के साथ ज़रा स्टेप देखिएगा। सबसे पहले क्या है? ARA। सबसे पहले क्या है बताओ? ARA की जगह क्या आ जाएगा? बोलो जी। इसके बाद ABA की जगह क्या आ जाएगा? ACA की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लास्ट स्टेप, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? ज़रा वहाँ वापस फिगर को देखना, फिगर को देखो। R किसके बराबर है? R बराबर है किसके? मानते हो? यानी जहाँ R है वहाँ क्या लिख सकता हूँ? जहाँ R है वहाँ क्या लिख सकता हूँ? चेक कीजिएगा, ये देखो A डॉट R की जगह क्या आ जाएगा? A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू प्लस A डॉट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? मुश्किल तो नहीं है, आसान है। झूठो मुश्किल है, ठीक है? जो चीज़ मुश्किल होती है वो मुश्किल होती है, हैं? हाय, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया? और क्या चाहिए? बस मेरे लिए यही बहुत है कि आपको समझ में आ गया। बस इसे अब रुक जाएं, बल्कि टॉपिक कंप्लीट थोड़ी है, मैंने वर्डिंग नहीं लिखवाई। जल्दी से हेडिंग डालें, सवाल लिखें, प्रूव A डॉट B। जल्दी से लिखें, प्रूफ A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, और उसके बाद ये हेडिंग डालें जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट, बहुत से बच्चों ने डाली भी, डालने दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट की हेडिंग डालो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट की हेडिंग डाल के लिखो कि कंसीडर थ्री वेक्टर्स। लिखो कंसीडर थ्री वेक्टर्स, consider three vectors A, B and C. Consider three vectors A, B and C in such a way. Consider three vectors A, B and C in such a way that vector A is along x-axis. In such a way that vector A is along x-axis. Consider three vectors A, B and C in such a way that vector A is along x-axis. Full stop डाल के लिखो. Now adding vector B and C. Now adding vector B and C by head to tail method. Now adding vector B and C by head to tail method. Now adding vector B and C by head to tail method, and suppose R is the resultant vector. And suppose R is the resultant vector. And suppose R is the resultant vector. Suppose R is the resultant vector. पैराग्राफ बना के लिखेंगे, now draw the projection of vector B, C. Now draw the projection of vector B, C and R. ये सब में ऊपर एरो बनेगा, B कैपिटल में लिखा जाएगा ऊपर एरो, ठीक है? Now draw the projection of vector B, C and R. Now draw the projection of vector B, C and R on vector A as shown in figure. On vector A as shown in figure. As shown in figure लिख लिया? मेरा बच्चा बात सुनो, as shown in figure के बाद आपने क्या बनानी है? डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने
जहाँ तक लिखना है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है, राइट डाउन कर लो। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आज हमारा लेक्चर नंबर 2.6 भी ख़त्म हुआ। बस अब 2 लेक्चर और बाकी हैं, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा ख़त्म। वो तमाम बच्चे जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा हुआ, जैसे आप न्यू स्टूडेंट हैं और जिन जिन बच्चों का टॉपिक निकला हुआ है, वीडियो के ज़रिए जो पढ़ ले रहे हैं डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके, वो अलग बात है। लेकिन बहुत जल्द मैं पूरी की पूरी सीरीज़ बना के क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, ताकि आप रिवाइज़ भी करते रहें घर में बैठ के और टॉपिक कंप्लीट भी करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।